मिलती है। शुरू नया से शुरू कर दो फिर से फ्रेश। तो क्रिकेट की जो न्यूज़ चल रही है उससे दो चीज़ें देखने को मिल रही है। एक तो कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। कई बार ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के बारे में सोच रहे थे कि कभी बहुत कम चांस है, और ऐसा बिल्कुल चमत्कार जैसा लग रहा था ना कि हो ही नहीं पाएगा, और वही सब हुआ। तो इसका मतलब है कि दुआ बहुत दूर तक पहुंची है। लोगों ने जो है काफ़ी प्रार्थनाएं की और वो सफल हुई, जो भी है। दूसरी चीज़ एक ये होती है कि इन सबको अगर आप देखते हैं तो मैं बार बार जब भी क्रिकेट देखता हूँ और जब भी पूरा मैच देखता हूँ या आधा देखता हूँ या इंडिया की पारी देखता हूँ या किसी दूसरे मैच को देखते हैं, तो हम लोगों को एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हम बहुत जल्दी हथियार डाल देते हैं, और तीसरे चौथे ओवर में थोड़ा रन रेट गिर गया या थोड़ा धीमा हो गए, या ऐसा लगा कि सारा ये तो बर्डन हमारे ही ऊपर है और हम गलतियां करना शुरू कर देते हैं। या कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज रखे हुए हैं, अभी बहुत सारे प्लेयर्स हैं और हम अगर रिस्क लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिस्क लेनी भी पड़ती है, 2020 तो रिस्क का ही गेम है खास करके। बट फिर भी हम लोग बहुत सिली मिस्टेक करके विकेट गंवा देते हैं, और बाद में जाके पता चलता है कि दूसरा वाला आया, वो भी गया, आया राम गया राम शुरू हो जाता है और बहुत कम स्कोर बन पाता है। फिर लगता है कि नहीं, वो जो तीसरे चौथे ओवर में अगर थोड़ा ठीक उसी तरह भी बने रहते तो भी अभी काफ़ी बड़ी बात होती। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, सिविल सर्विसेज की तैयारी में भी सेम यही कंडीशन होती है कि हम जब भी कभी सोचते हैं कि 22 साल में ही हमको बनना है, 22 साल में ही आईएएस बनना है तो 22 साल में बनना है, और फिर कई बार 32 तक नहीं बन पाते, तो फिर लगता है 24 में ही बन लेते। अगर 24 का ठान लिया तो होता, या फिर 23 के बारे में या 24-25 के बारे में भी ठान लिया होता तो शायद बन जाते। हमने 22 का पीछा क्यों पकड़ा, और हमारे ऊपर जबरदस्ती इतनी सारी बाध्यताएं हमने पैदा कर दी और उसकी वजह से हम हताश हो गए। तो ये वाली गलतियां होती है, हमारे साथ भी होती है। एक तो ये वाला होता है, एक सिलेबस कंप्लीट करने में होता है कि अगर सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या नवंबर तक नहीं हुआ तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ लूट गया, जबकि वो चीज़ दिसंबर तक भी हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत है। कई बार हम सोचते हैं कि ज्योग्राफी तो अक्टूबर तक खत्म हो जाना चाहिए या फिर दिसंबर तक किसी भी हालत में खत्म हो जाना चाहिए, अगर ये जनवरी तक गया तो हम लोग हमारा सब कुछ बंटाढार हो जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो हम जितनी भी उल्टी सीधी हमारे ऊपर, ठीक है, संकल्प लेना चाहिए, खुद को जिम्मेदार मानना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारी नकारात्मक चीजें हम लोग पैदा कर लेते हैं। तो इन चीजों से क्रिकेट से सीख करके बचना चाहिए। पूरे रिसोर्सेज सारे 50 ओवर 20 ओवर जो होते हैं, सारी रिसोर्स को उपयोग करना चाहिए। हताशा कहीं नहीं होना चाहिए, उम्मीद बना के रखना चाहिए। ना उम्र का कोई ऐसा हमको क्राइटेरिया सेट करना चाहिए कि इसी उम्र तक बनना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग पढ़ते रहना चाहते हैं तो वो 5 साल 10 साल तक परीक्षाएं देते रहते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये भी उतनी अच्छी बात नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट कोई टारगेट कर लें या उसके लिए फिर अपने आप को दोषी मानना शुरू कर दें और पढ़ाई बंद कर दें। फर्स्ट अटेम्प्ट आपने टारगेट किया, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार करना चाहिए। खुद को कोसना नहीं चाहिए, ज्यादा करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया तो ज्यादा करो सेकंड अटेम्प्ट के लिए, फिर नहीं हो पाया तो थर्ड अटेम्प्ट में और ज्यादा करो, उससे भी ज्यादा करो। लेकिन कई लोग इस तरह से सोच के, और वो सोचते हैं हम शायद इसके लायक ही नहीं है, इस परीक्षा के लायक नहीं है, या ये परीक्षा हमारे लायक नहीं, कुछ भी सोच करके निगेटिव चले जाते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की चीजें करते हैं, तो वो सब चीजें नहीं करना चाहिए। और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, और कभी भी जो है किसी भी टॉपिक को, सब्जेक्ट को आपने जो टारगेट दिया है वो ठीक है, उस समय तक अगर आप कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो एक आध महीना आगे भी बढ़ गया तो भी काम चल जाए।
और मैंने बताया कि मेंस में जो बच्चे लिखते हैं तो उनका कोई परफेक्ट तैयारी से कोई लेना देना नहीं होता। कई बार जैसे क्रिकेट में कि किसने कितना नेट प्रैक्टिस किया और कितना पसीना बहाया, उससे लेना। किसी किसी का दिन होता है, उसका दिन होता है, वो कभी कभी पूरी टीम का ही दिन होता है, कई बार कोई कोई एक खिलाड़ी का दिन होता है, कभी कोई बॉलर का दिन होता है, कभी बैटर का दिन होता है, लेकिन दिन होता है और वो निकाल ले जाता है, जबकि उसने पसीना नहीं बहाया। कई बार वो ब्रेक से आया है, बहुत लंबे समय से बाहर था और अभी आया और अभी कर जाता है। कई बार कई लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा और वही सब कुछ कर जाता है, वही उसका दिन होता है। तो ऐसा हमारा भी हो सकता है। उसके लिए वो जरूरी नहीं होता है कि लंबे समय से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा काम नहीं आती, कई बार प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन एग्जाम अलग ही होती है। एग्जाम के क्वेश्चन बिल्कुल अलग होते हैं, टेस्ट से बिल्कुल अलग होते हैं। और अगर वो आपका दिन है तो उस दिन आप कर जाओगे। हो सकता है कि आप 2023 के लिए तैयार कर रहे हो और 22 को ऐसे ही ट्राई करने के लिए दे रहे हो, तो हो सकता है आप 22 में निकल जाओ। हो सकता है आपने 23 और 24 में अच्छी तैयारी की, लेकिन 25 में आपने तैयारी छोड़ दी और उसी साल आपके पसंद के क्वेश्चन थे और आपने जो अभी तक तैयारी की थी उसी में से क्वेश्चन थे और वही साल आपका है और उस साल आप निकल जाओ। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे पूरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी क्रिकेट के साथ बिल्कुल ऐसे मिलते जुलते दिखती है, बिल्कुल मिलते जुलते दिखती है। ठीक है, तो ये है, अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने की कोशिश हमको करना चाहिए और निरंतर करते रहना चाहिए। तो मैं तो जब भी क्रिकेट मैच देखता हूं तो मुझे उसमें यूपीएससी की तैयारी दिखती है। ठीक है, और कई लोग पहले एक अच्छा बेस बनाना चाहते हैं और लास्ट में रन रेट बिगाड़ देते हैं, लास्ट में जाकर के वो रन ही नहीं बना पाते। और कई लोग शुरू में बहुत बेकार बनाते हैं लेकिन लास्ट में बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो इसका भी कोई और छोर नहीं है कि शुरू के 5 ओवर 10 ओवर आपने बहुत अच्छा कर लिया तो बाद में आप अच्छा ही करोगे। हो सकता है उसका आधा परफॉर्मेंस हो जाए पीछे जाके, कई बार दुगना हो जाता है, जैसा शुरू में था उसका दुगना पीछे जाके हो जाता है। तो इसका भी कोई लेना देना नहीं कि आपने जब तैयारी शुरू की तब आपकी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे फैक्टर हैं। हमारे साथ भी जैसा क्रिकेट में हेल्थ बहुत मायने रखती है, आपकी तबीयत आप कितने फिट हैं उस समय, ठीक वैसे ही हमारी फिटनेस भी यहाँ पे भी काम करती है। यहाँ फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है और फिटनेस में मेंस के समय में दिक्कत आएगी। फिटनेस में ये मान के चलना होता है कि मेंस में फिटनेस में दिक्कत आएगी। तो अगर आप नॉर्मल डेज में घूमने भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, खाने का भी ख्याल रखते हैं, सब चीजें करते हैं, उसके बावजूद आप 60-65 के आसपास या 70 के आसपास वेट बनाए हुए हैं, आप लोगों में से बहुत सारे मोटे हो जाएंगे, मेंस में ही मोटे हो जाएंगे। मेंस में फिटनेस पूरी खराब हो जाती है और जब पूरी खराब हो जाती है तब एग्जाम का डेट आता है। जब बिल्कुल गंदी हो जाती है तब उस समय में भूख भी लगती है और खाता भी ज्यादा है आदमी, और बीच में चाय कॉफी ज्यादा पीता तो चीनी भी बहुत ज्यादा जाती है, और उठपटांग टाइम पे भूख लगती है तो खाने का जो सब्जी रोटी वाला और दाल चावल वाला जो एक शेड्यूल होता है वो नहीं मिलता। तो हमको फ्राइड चीजें और चिप्स और ये जो चीजें हैं ये सबसे ज्यादा व्यक्ति यूज करता है, इस वजह से वो मोटा हो जाता है। और घूमने फिरने जाने में टाइम वेस्ट लगता है क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन कर लेंगे इतनी देर में और बैठ के ही सब कुछ करता रहता है, तो मोटापा आ जाता है। अधिकांश लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं मेंस में, और जब 2-3 महीने तक भयंकर मोटे हो जाते हैं और एक्सट्रीम कंडीशन होती है, यानी कि पिछले 5 साल में सबसे खराब सेहत के साथ वो मेंस में उतरता है। बात समझ में आई ना? उस समय उसका मैच होता है जिस समय में उसकी सबसे खराब सेहत होती, जबकि वो जब ख्याल रख रहा था सेहत का तब मैच नहीं था, लेकिन उसका मैच तब होता है जब सेहत बहुत खराब होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फिटनेस आप पहले से मेंटेन करके रखें, बल्कि उसमें +-2-3 का केजी का वो मार्जिन रख के चलिए। जो अंडर वेट है उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा, ऐसा ना हो कि आप ख्याल रखते रखते और गिर पड़े कहीं। ओवरवेट अंडरवेट लोग का अलग मामला है, उनको तो कुछ खाना पीना चाहिए,
ठीक है, दूध पीना चाहिए, चीनी भी खाना चाहिए, मीठे फल खाना चाहिए। इन मोटे लोगों की बात कर, 70% 60% मोटे लोग परीक्षा निकालते हैं, 60-70% पढ़ाई की तनाव में दुबले पतले लोग कम परीक्षा निकालते हैं, मोटे लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, एकदम दुबले पतलों का प्रतिशत कम है, मैंने जो देखा है। और यूपीएससी में अगर आप वो देखेंगे भी तो ऊपर के टॉप में जरूर लड़कियां होती है, लेकिन 30% 25% ही लड़कियां होती, उससे ज्यादा नहीं होती। हमारे टाइम तो उतना ही था, थोड़ा सा चेंज हुआ हो तो, लेकिन लगभग उतना ही रहता है, वो ज्यादा नहीं होती। ज्यादा एज के पुरुष निकालते हैं। अगर ये आप यूपीएससी का ट्रेंड देखेंगे पिछली बार के, तो उन्होंने रिपोर्ट्स जारी कर रखी है किस एज ग्रुप के लोगों ने निकाला है। तो बहुत कम लोग 30 के बाद में, 28 के बाद में निकाल पाते हैं। अधिकांश लोग 21 से 25 के बीच में यूपीएससी निकाल लेते हैं, क्योंकि समाज में जो नॉलेज पूल है वो जल्दी निकाल लेता है उसको, क्योंकि उस एज तक लगभग वो डिसाइड कर चुका होता है कि मुझे ये करना है। लेकिन बाद में वो लोग निकालते हैं जो एमडी कर रहे थे, एमएस कर रहे थे, एमटेक करने में लगे हुए थे, फिर उनको लगा कि मुझे यूपीएससी में जाना है, तो ऐसे लोग बाद में भी निकालते हैं 30 के आसपास जाके भी, क्योंकि उनका पीजी वगैरह तभी तक हो पाता है। अधिकांश टैलेंटेड लोग पहले ही ट्राई कर लेते हैं, और जिनको बनना है वो 2 या 3 अटेम्प्ट में बन जाते हैं, चौथे 5वें अटेम्प्ट में बहुत कम बनते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपना बना लीजिए, ठीक है। अभी मैंने कहा, लेकिन निराश नहीं होना है। अगर आपने पहले, दूसरे, तीसरे अटेम्प्ट में पढ़ाई नहीं की और अब पढ़ाई शुरू की है, तो अभी बनोगे, अब बनोगे। बहुत ज्यादा कंडीशंस रिवॉल्यूशनरी तरीके से बहुत कम परिवर्तित होती हैं, बहुत कम चेंज आते हैं। पिताजी का स्वभाव बहुत कम बदलता है। ऐसा नहीं कि 2019 में पिताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था या बेकार था और 2023 में वो बहुत अच्छे हो गए, ऐसी कंडीशंस नहीं आती, बहुत कम होती। आर्थिक स्थिति भी इतनी जल्दी नहीं बदलती, 3-4 साल 5 साल में किसी की आर्थिक स्थिति जमीन आसमान का अंतर आ गया, ये चीजें भी नहीं बदलती। कोचिंग करने के लिए जिसने डिसाइड किया है, कई लोग सोचते हैं मैं 2 साल तैयारी कर लूं, तीसरे साल कोचिंग करूंगा, तो उसको फाइनल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज तो फिर तीसरे साल में ही मिले। तो वो कोचिंग अभी तक क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि वो कोचिंग कर नहीं सकता, तो तीसरे साल वो कर लेगा क्या? तो उसकी संभावना भी बहुत कम होती है। तो इसलिए जो होना होता है वो शुरू में हो जाता है। किताबें भी ले आते हैं, पिताजी का स्वभाव भी अच्छा होता है, परिवार का माहौल भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य भी साथ दे रहा होता है, तबीयत भी खराब नहीं है, दिमाग पहले से ठीक चलता रहा है तो अभी भी ठीक ही चल रहा है, बीच में कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई है। और जिन लोगों को अफेयर वगैरह करने होते हैं, लड़का लड़के वाला जो चक्कर होता है, वो भी जिनका होना होता है वो पहले ही हो जाता है, 22-23 तक लगभग हो जाता है, बाद में चांसेस कम ही होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। तो जिनने ये सब तोते पाल लिए हैं तो बस वो उसी में उलझे रहेंगे, उनका कुछ होना जाना है नहीं, उनका कुछ नहीं होना जाना, वो उसी गोरख धंधे में उलझे रह जाते हैं। वो बाद में जाके 55-60 के आसपास जाकर के रियलाइज होता है, 45 में जाके, कि वो सब फालतू था और 1 नंबर की बकवास थी, और बहुत लेट हो जाता है। जब तक उसको सारा ब्रह्मांड और वो सब वो वहीं लगता है कि बस यही है। तो कई बच्चे, बहुत टैलेंटेड बच्चे इसी में चले गए, जिनके घर परिवार से भी, जिनके मम्मी पापा बोलते हैं सर आप तो, कल उसने सुसाइड की कोशिश की थी, उसको पैसे दिए हैं, हम इसके पिताजी के पास 10-15 करोड़ रुपए हैं, उन्होंने बोल रखा है तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, भोपाल में 15,000 रुपये मकान किराया दे रहे हैं, कार दे रखी है उसको, 15,000 रुपये मकान किराया दे रहे हैं उसके लिए, पूरा 2-3 BHK लेके दे रखा है उसको, कोचिंग उसकी लगा रखी है, किताबें ढेर सारी इसके पापा खुद दिल्ली जाके लेके आते हैं। ऐसे ढेरों बच्चे, शिकायत आती है, मतलब वो आता है कि आप संभालो, एक बार जाकर के उसको चेक करो, उसकी काउंसलिंग करो, उसको समझाओ, पर उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता, वो टेस्ट ही नहीं देना चाहता। वो किताब उठा के नोट्स कभी बनाया तो वो दिखाया नहीं उसने, कभी नोट्स दिखाने में इंटरेस्ट ही नहीं है उसको।
क्लास में तो इसलिए आता है क्योंकि शिकायत हो जाएगी कि क्लास में ही नहीं आ रहा तुम्हारा बच्चा, इसलिए क्लास में तो आ जाता है। तो ये कुछ बच्चे तो ऐसे हैं मतलब कि उनके लिए सब कुछ हो रहा है, सब कुछ जो एक आदर्श परिवार को करना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनको वो काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो दूसरी दुनिया में, तीसरी दुनिया में उसका कुछ नहीं कर सकता। वो सबसे लाइलाज बीमारी है, उसका कुछ हो ही नहीं सकता। उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, गुरुजी भी शायद ही कुछ कर पाए उसका कैसे कर सकते? आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रखी है, लड़का हो लड़की हो दोनों के लिए। तो ऐसे लोगों की तो बात हम लोग नहीं कर रहे, उनको हम बिल्कुल बाहर कर देते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनको चिंता है परिवार की, पिताजी का पसीना देखा है, पिताजी की तकलीफें देखी है, घर परिवार को देखा है, उम्मीदें देखी है, जिन मोहल्लों में रहे, जिन गांवों में रहे, जिन कष्ट कठिनाइयों में रहे, वो शहर की चकाचौंध में उन चीज़ों को भूलते नहीं हैं, बल्कि वो उनके लिए प्रेरणा का काम करती है। उनको लगता है कि ये बड़ी चीज़ है, अगर हम वहाँ पहुँच गए तो बड़ी चीज़ है। वाकई में पहुँचना बड़ी चीज़ है। जैसे वो विकेट बचाए रखना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आगे बेकार बॉलर आएंगे, बहुत अच्छी शॉट की लगाने की कंडीशंस आएंगी, तब आप नहीं होगे वहाँ। ठीक वैसे ही अपने आप को बनाए रखना बहुत बड़ी चीज़ है। बस आप अच्छी कंडीशन का खराब बॉल का इंतजार करो, आएंगे रन आएंगे। आप खड़े तो रहो क्रीज पर, वहां खड़े रहोगे तो अपने आप स्कोर बढ़ेगा। तो अपने आप को बचा के रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे लोग वेट करते हैं और वो कर निकाल ले जाते हैं। हमने देखा वो कर लेते। तो हम लोग किस श्रेणी में है वो थोड़ा सा हम लोगों को तय करना पड़ेगा। घबराने से तो बात नहीं बनती, लेकिन बने रहने से रिजल्ट आ जाता है। पर जिन लोगों ने स्ट्रगल देखा है, जिन लोगों ने कठिनाइयां देखी है और जिन लोगों ने दूसरों की कठिनाइयां देखी, वो भी बन जाते हैं। मैं कम से कम ऐसा मानता हूं कि 20% ऐसे लोग सिविल सर्विसेज निकालते हैं हर साल, जिनसे उनके घर वालों को भी उम्मीद नहीं थी। उनके घर वालों को भी उम्मीद नहीं थी कि ये कभी यूपीएससी निकालेगा। वो मानते ही नहीं इस लायक। हमसे भी शुरू में यही उम्मीद थी हमारे घर वालों की कि टीचर बन जाएंगे। हमारे पिताजी स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो उनको लगता था कि हम लोगों ने अपना कैरियर प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल जो होता है 8वीं तक का, उसमें अपना कैरियर शुरू किया है, तो ये अपना कैरियर 11-12 वाले स्कूल में अपना कैरियर शुरू करेंगे। और हमने वहां से किया भी। तो उनको यहीं तक उम्मीद थी। ज्यादा बहुत ज्यादा हिम्मत होगी तो कॉलेज में प्रोफेसर हो जाएंगे। यहां तक फिर भी सोच सकते हैं, क्योंकि जो दूर दराज के गांव के जो लोग होते हैं, वहां जो नौकरी करते हैं, उनके टीचर लोग भी नहीं सोच पाते। वो तो टीचर थे तो भी नहीं सोच पाते थे, उम्मीद ही नहीं थी। मेरे एक दोस्त हैं, कल मिले तो कल बता रहे थे, बोले कि मेरे घर वालों को उम्मीद नहीं थी, कि मेरे पिताजी को कतई उम्मीद नहीं थी कि मैं आईएएस बन जाऊंगा। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो आईएएस निकालेंगे। तो वो कोऑपरेट ही नहीं करते थे उस टाइप से, पैसा भी नहीं देते थे, कोचिंग की बात भी नहीं करते थे, नोट्स के बारे में या किताब के बारे में बात करते थे तो टाल जाते थे, तुम कैसे करोगे। बट वो जो लगन होती है वो बना देती है। तो कई बार आप सोचोगे कि नहीं घर वालों को बहुत उम्मीद होगी तभी हम बनेंगे, ऐसा नहीं होता। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं हो। दरअसल आप उनके हाथों में खेले हो, बड़े हुए हो, उन्होंने आपको बोलना सिखाया, वो आपसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं अगर उनका दिमाग उस तरह का नहीं है। तो वो तो कभी भी उम्मीद नहीं करेंगे कि आप ये कर लोगे। उनको लगता है ये बहुत बड़ी चीज है, ये कैसे कर सकते हैं, ये तो हमने सुना है बहुत कठिन चीज है, इसमें पैसे लगते हैं, फलाना होता है, ये होता है। कई तरह की भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कर ले जाते हैं। हमने देखा है हमारे आसपास भी लोगों ने किया है, बहुत लोगों। बाद में वो गर्व करते हैं और सबको बोलते फिरते हैं हमको तो पहले से पता था कि ये कर लेंगे। बाद में तो वो पूरा क्रेडिट ले लेते हैं कि हमको तो पता था, कि हम तो शुरू से जानते थे कि ये बहुत होनहार है और ये कर लेगा। तो जे हमने ऐसे माता पिता भी देखे कि हम उस कैंडिडेट के घर गए, जैसे आपने देखा होगा कि चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त को मांगने के लिए जाते हैं, और हमको जब लगा कि
तो एक कैंडिडेट हम मांगने गए थे बहुत पहले 99 में हम एक कैंडिडेट मांगने गए थे उसके घर वालों से कि ये कैंडिडेट हमको दे दो। तो उसके घर वाले हमारे विरोधी हो गए कि ये किसी काम का नहीं है और फालतू इसमें मत उलझो, अपनी कोचिंग चलाओ और ये कुछ नहीं कर पाएगा और हम तुमको फीस 1 रुपया ना देंगे। हमने कहा नहीं, हम फीस नहीं लेंगे आपसे, बस ये कैंडिडेट हमको चाहिए, ये बच्चा हमको चाहिए। हम उसको मांग के लाए और उसको गड़ा तराशा और बन गया। उस समय वो घर के बाहर बैठते थे, जब 2 बार तो उन्होंने मना कर दिया कि इसको हम नहीं देंगे, तो उनको मालूम है फिर आएगा ये। तो मैं अपने कॉलेज की छुट्टी होती थी, प्रोफेसर था, मैं खाली होता था तो मैं फिर उसके घर जाता वही मांग करने। तो इस बार वो घर के बाहर ही बैठे थे बोले हम उसको बुलाएंगे भी नहीं, आपसे मिलाएंगे भी नहीं। और इस बार उनकी पत्नी अंदर से गाली देते हुए, यानी बच्चे की माँ, वो पिछले हम वो बड़ी सी चोटी रखते थे, मेरे चोटी थी थोड़ी, शिखा रखते थे तो काफी बड़ी सी थी जैसे इनके, वैसे मेरे भी ऐसे ही शिखा मैं रखता था। तो उनको लगा है पता नहीं क्या मंत्र वंत्र पढ़ाएगा, क्या कुछ करेगा, थोड़ी सी एक वो रहती है कुछ लोगों में, तो ये गलत शिक्षा देगा और इसको धार्मिक बना देगा और पुजारी टाइप कुछ बना देगा, पंडा वंडा बना देगा, पता नहीं क्या करेगा। तो उनको शंका हुई। अब हम तो चूंकि स्टेज पे बैठते थे और यज्ञ कराते थे तो सबको बोलते थे सब लोग शिखा रखा करो, यज्ञोपवीत पहनो, मतलब यही भारतीय संस्कृति है, और ऐसे प्रवचन देते थे तो हमको भी रखना ही पड़ते थे तो जब हमने प्रवचन देना बंद किया तो फिर हम इधर जो है तब हमने शिखाए थे। तो उस समय तो हम शिखा रखते थे, फिर वो इंटरव्यू में उसका कहीं नेगेटिव ना हो जाए, वो शिखा समझ के कम्युनिस्ट होगा तो जेएनयू वाला तो ऐसे ही नंबर काट लेगा, वो शिखा देख के ही नंबर काट लेगा। तो वहां उस प्रिकॉशन में हमको हटानी पड़ी। बट वो जो है बड़ी मुश्किल से उसको सौंपा, बोले आप कह रहे हो इसकी भी जिद है लेकिन ये होगा कुछ नहीं, और हम आपको समझा देते हैं और ये सब टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। बट वो बन गए। अभी भी वो यहीं 4 इमली में रहते हैं, आईएएस हैं। तो वो लड़का आईएएस है, तो वो मैं जब कभी भी जाता हूँ अभी भी वो बाहर बैठते हैं, मतलब बाहर ही कुर्सी लगा के उसके पिताजी बैठे रहते हैं। मैंने कहा सर कैसा लगता है आपको? नहीं मेरे को वैसे पहले से ही पता था वो बदल जाते हैं पूरे बदल, मैं पहले से जानता था। फिर उनकी माँ आती तो वो, जबकि वो उनकी माँ भी प्राइमरी स्कूल में टीचर थी पहले, तो वो भी आती और बोलती, बोले हम सब इस चीज को जानते थे और ये बहुत होनहार बच्चा है। और हमने कहा ये तो सारे ही बदल गए। तो फिर वो कभी आता हुआ दिखता है, वो ये जब बोलते हुए वो सुनता है तो वो मुस्कुराता हुआ आता है कि ये जो है ये मतलब सर समझ में आ रहा है ना आपको? मैंने कहा मेरे को तो आ रहा है मेरे को तो उस समय में भी आ रहा था, आज भी आ रहा है। तो ये जो चीज, ये घटना मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि वो सब बदल जाएंगे, इसलिए आश्वस्त रहिए आप, सब बदल जाएंगे। उन सबका आशीर्वाद आपको चाहिए कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहना चाहिए, वो रहेगा आपके साथ, वो रहेगा, बाद में रहेगा, अभी नहीं रहेगा, बाद में आ जाएंगे, वो सफलता के साथ एकदम आ जाएंगे। तो ये चीजें होती है। लेकिन अब सब लोगों के घर तो नहीं जाया जा सकता है, सब लोगों को तो नहीं कहा जा सकता है कि आपका हमने चयन कर लिया। अब यहाँ तो संख्या भी बहुत ज्यादा है, आते भी थे बच्चे और बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो सब लोगों को तो इतना आसानी से। लेकिन जिन जिन लोगों को, उसके बारे में मैं इसलिए मानता था क्योंकि उसने बहुत जल्दी उन चीजों को पकड़ लिया था। जहां मैंने उसको जहां पे भी मैंने उसको ऑब्जर्व किया, जैसे भी किया, मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ही यूपीएससी के लिए पूरी तरह से तैयार है। बट ये ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ऑफिस की तैयारी करने का, पता नहीं क्या उसको किसी ने कह दिया था पोस्ट ऑफिस की तैयारी करनी चाहिए, वो जल्दी हो जाता है। तो पोस्ट मास्टर वगैरह बनते हैं ना, उसमें वो कौन सी क्या बनते हैं, तो वो उसकी तैयारी सबसे ज्यादा, और उसका हो भी गया था, इंदौर में कहीं पोस्टिंग भी हो गई थी। तो ये जो है, ये भ्रांतियां जो है, ये हमको पीछे कर देती। तो हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है आपको सुनाने का, संशय मन में नहीं रखना है। और
एक के बाद एक अच्छा, एक और चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज के बारे में एक और भ्रांति ये है कि कई लोग सोचते हैं कि बहुत तेज तर्रार लोग जो होते हैं पढ़ने में, बहुत इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, वो लोग ही इसको निकाल सकते हैं, इनके परसेंटेज स्कूल कॉलेज में 90% बने हों, 95%। ऐसा कुछ भी नहीं है। 90-95% वाले हमारे साथ जितने भी लोग थे वो सब अभी बहुत साधारण नौकरियां कर रहे हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। बहुत साधारण पृष्ठभूमि, साधारण प्रकार की पृष्ठभूमि वाला बच्चा भी अगर जिद पकड़ लेगा तो वो निकाल लेगा। जुनून होना चाहिए। आपको कोई भी चीज क्यों याद रहती है? क्योंकि आप उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, तब आपको याद रहती है। कोई कागज घर पे इतने सारे रखे हों, लेकिन दूसरे दिन अगर कागज कहीं ले जाना हो सुबह 11 बजे, तो आप हो सकता है उसको टेबल पे लाके रख दें। आप अपने मोबाइल के पास लाके, जहां मोबाइल चार्ज करते हैं वहां ले जाके रख देंगे, ताकि आप जब मोबाइल उठाएंगे तब उस कागज को उठा लेंगे। तो इसका मतलब है कि आप उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो आपको याद रहता है। फिर दूसरे दिन वो कागज आप नहीं भूलते। ऐसा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है सिविल सर्विसेज की तैयारी। जो चीजें आप पढ़ते हैं उसको इंपॉर्टेंस देके प्रायोरिटी पे रख के आगे रखना पड़ती है, फिर दिक्कत नहीं आती। अभी तक आपने ये सब चीजें इसलिए नहीं की क्योंकि एक मार्कशीट पर मिलनी है, नौकरी नहीं मिलनी, इससे सीधी नौकरी मिलनी है। अगर बीए फाइनल की परीक्षा देने से अगर आपको नौकरी मिल रही होती तो आप बीए फाइनल अच्छे से करते कि नहीं? अच्छे परसेंटेज लेके आते हैं। लेकिन आपने बीए फाइनल अच्छे से क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे नौकरी नहीं मिल रही, उससे केवल डिग्री मिल रही। तो आपको इससे नौकरी मिल रही है। जब नौकरी मिल रही है तो फिर उसकी तैयारी अच्छे से करना चाहिए, अलग से करना चाहिए। ठीक है। पहले के जमाने में जब मेडिकल में सिलेक्शन होता था तो वो बीएससी फर्स्ट ईयर करना होता था, 12वीं नहीं होता था, 11th होता था, 12th होता नहीं था, और पीएमटी भी नहीं होती थी, नीट भी नहीं होता था। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना होता था और फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट होता था कॉलेज का, उसके बेस पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता था। तो सब लोग कॉलेज में एडमिशन 50% लोग तो इसी वजह से लेते थे कि हम अच्छा परसेंटेज बनाएंगे और फिर मेडिकल में जाएंगे, तो बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन लेते थे। इंजीनियरिंग में जाने वाले बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लेते थे और वहां बहुत अच्छा परसेंटेज बनाते थे, जबकि जिनका बैकग्राउंड बहुत खराब था। तो आप देखते हो कई बच्चे जो है डमी स्कूल ले लेते हैं और बेकार सा 12वीं करते हैं, लेकिन कोचिंग जा करके नीट की परीक्षा बहुत अच्छे से देते हैं। आईआईटी का एंट्रेंस में बहुत अच्छी ताकत दिखाते, लेकिन वहां नहीं दिखाते। ठीक वैसा ही आपको ग्रेजुएशन में आपने क्या किया, पुराना क्या किया, आपको यहां आकर के ताकत दिखानी। और ये जो तैयारी है, क्यूमुलेटिव तैयारी होती है, और क्यूमुलेटिव होने के कारण 1 साल 2 साल की तैयारी आपकी जुड़ती जाती है। पिछले साल अगर आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से किया तो आप हो सकता है अभी 35 क्वेश्चन ठीक कर पाए 100 में से। इस साल भी ज्योग्राफी को बहुत अच्छे कर लेंगे तो हो सकता है आप 52 क्वेश्चन पे पहुंच जाए, लेकिन 60 क्वेश्चन पे आपको जाना है। ज्योग्राफी का पेपर आप देंगे, ज्योग्राफी को अगर आप तैयार कर रहे हैं, उसका टेस्ट दे रहे हैं, तो 60 क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं 55 वाले का नहीं होगा, 55 वाले का भी हो सकता है अगर उसका हिस्ट्री अच्छा है और दूसरा करंट अफेयर्स ठीक है और बाकी चीजें ठीक है तो, लेकिन 60 एक टारगेट होना चाहिए। तो फिर पहली बार में हो जाएगा नहीं, पहली बार में 35 है तो अगले साल 55-60 तक पहुंच सकते हो। अगर आप 52 पहुंचोगे तो 1 साल और लगेगा, 1 साल और लगेगा। तो इसका मतलब है कि तैयारी प्लस होती जाती है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं सिलेक्शन का लेवल आता जाता है। तो बीच में छोड़ने से काम नहीं चलता, आगे जाके रिजल्ट आने वाला है। इसलिए उम्मीद रख करके आगे तैयारी कीजिए, आगे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये मैंने जनरल जो खास करके इस नवंबर दिसंबर में, क्योंकि मई में फिर प्री है, तो नवंबर दिसंबर में जाकर के थोड़ा दिवाली की वजह से और उसकी वजह से जो थोड़ा सा ढलान आता है तैयारी में, एक सेटबैक होता है, उसको मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की। इसमें क्यूमुलेटिव होता है और वो पक्का होता है। जैसे किसी डब्बे में 5 किलो की जगह है, 5 किलो चीनी की जगह आपने 2.5 किलो डाल दी तो 2.5 किलो अंदर है, आया समझ? वो फुल हो जाएगा कब? जब 5 किलो पूरी, तो आधा किलो आपने मिला दिया, हाफ केजी और मिलाया तो 3 किलो हो जाएगी। ठीक वैसा ही आपके साथ कुछ नहीं है, नुकसान नहीं होता।
ठीक है, थोड़ा बहुत आप भूल सकते हो, लेकिन रिवाइज करोगे तो फिर से वहीं खड़े हो जाओगे। इसलिए अपने आप को कमजोर मानने की जरूरत नहीं है। नए लोग जो आए हैं, अगर उन्होंने तैयारी नहीं की है, तो जैसे टीना डाबी हुए या कोई भी ऐसे लोग जो हैं जो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने एक ही साल तैयारी की और बहुत इंटेलिजेंट है। वो 4-5 साल पहले से ही तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विसेज। पहले ही उन्होंने सिलेबस पकड़ लिया था, पहले ही उन्होंने टेस्ट देने शुरू कर दिए थे। बुक्स उनके पास 5-6 साल पहले से थी। तो ये भ्रांति है। कई बार सेलेक्ट होने के बाद में वो व्यक्ति बताते नहीं है, जो 21 साल में सेलेक्ट होते हैं, 22 में होते हैं, वो बताते नहीं है। वो बोलते हैं हमने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, हमने तो केवल 6 महीने पढ़ाई की है, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में। लेकिन आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका स्कूलिंग कैसा है? आपका स्कूल ही ऐसा है। तो मैं कुछ बच्चों को जानता हूं जिनके स्कूल में एक टीचर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, लेकिन किसी वजह से उनका नहीं हो पाया, तो उन्होंने ठान लिया कि मैं प्रेयर से पहले सभी बच्चों को करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। बट उसके लिए कुछ नहीं, वो एक ब्लैक बोर्ड पे पूरा उस दिन की नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इकोनॉमी सबकी जो न्यूज होती थी उसको ले जाके लिख देते थे। 9 साढ़े 9 बजे स्कूल जाते, 11 बजे स्कूल शुरू होने वाला होता था, तो 9 साढ़े 9 बजे स्कूल जाकर के वो सारा लिख देते थे 1-1.5 घंटे में। 11 बजे जो भी स्कूल आता था बच्चा, वो उसको पढ़ना जरूरी है ब्लैक बोर्ड के वहां जाकर के। और अधिकांश बच्चे नोट डाउन करते थे, तो वहां से बहुत सारे IAS निकले। और किस कारण से निकले? उस टीचर की उस आदत की वजह से। तो उसकी तैयारी ऐसा नहीं है कि उसकी तैयारी आप मानोगे कि इसने 21 साल की उम्र में तैयारी शुरू की। नहीं, उसने 15 साल में 14 साल में तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसके यहाँ तो ऐसा माहौल हो गया था। IIT कानपुर, IIT खड़गपुर से सबसे ज्यादा IITian IAS क्यों निकालते थे? क्योंकि वहां 6-7 प्रोफेसर ऐसे थे जो UPSC के कीड़े थे। और लाइब्रेरी में इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इसकी सबकी वो बुक्स वही वाली रखते थे ऑप्शनल के हिसाब से, उसी हिसाब से गाइड करते थे। तो ऑप्शनल तैयार करा देते थे, ऑप्शनल तैयार करा देते। उसको जाकर के पहले सिर्फ ये सब ऑप्शनल में भी था, इंजीनियरिंग वाला प्री में भी ऑप्शनल था, तो प्री निकालने में भी आसानी हो जाती थी। और जो आदमी ऑप्शनल की इतनी अच्छी करता तो फिर वो जनरल स्टडी की भी अच्छी करता था। तो ये कारण होता है उसके पीछे। कई बार घर वालों का माहौल होता है, मम्मी या पापा में से कोई जो है एक पूरी तरह पीछे पड़ जाते हैं और उसको गाइड करते रहते हैं, तुम ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, बल्कि नोट्स लिख लिख करके देते हैं कि ये इतना बार करना है आज तुमको बस। तो वो लोग बहुत जल्दी बन जाते हैं। कुल मिला के तैयारी का प्रोसीजर तो वही है 3-4 साल वाला, उससे पहले कहीं कुछ नहीं होना है। कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता। थोड़ा सा इंग्लिश की फेंक फाक का फर्क पड़ता है, बोलने का और लिखने का, कौन कितना वो क्या कर देता है। तो इंग्लिश वालों का फर्क पड़ता है, वो हमेशा लगे हुए हैं अभी उसको हिंदी बनाने में। बता नहीं, बोल तो रहे हैं कि UPSC को भी हिंदी मीडियम कर देंगे, पूरा ही 100%। देना हो तो हिंदी में दो, नहीं तो मत दो। वो लेके आए गाइडलाइन, राष्ट्रपति के पास रखा हुआ है रिपोर्ट। तो साउथ इंडिया वाले अभी चिल्लाएंगे। 63 में बना था ना ऑफिशियल लैंग्वेज वाला, तो उसका पढ़ भी लेना। द हिंदू में आर्टिकल आचार्य का, आचार्य वो जो थे, पूरा नाम भूल गया, PDT आचार्य का आर्टिकल द हिंदू में हिंदी के ऊपर, पूरा आर्टिकल इसी के ऊपर है कि उसको मैंडेटरी कर रहे हैं। मैंडेटरी तो क्या कर पाएंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी जैसे कि 370 को ज्यादा तवज्जो नहीं दी हुई थी, 370 मरा हुआ ही था, इन्होंने हटा दिया उसको। आर्टिकल 370 हटा ही था, उसका कोई ज्यादा वैल्यू था नहीं। ठीक है, जैसे कोई मर गया और उसका तेरवा करना हो, वैसा है। मर तो पहले ही गया है, वैसा ही है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोटेक्शन नहीं है इंग्लिश को। इंग्लिश को प्रोटेक्शन नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी कहा गया, हिंदी राजभाषा 343। और काम चलाने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज है जो एक्ट वाला जो है 1963 वाला,
उसमें काम चलाने के लिए इंग्लिश को कहा गया था। आज़ादी के समय में भी कहा था 15 साल, 1950 में कहा 15 साल काम चला लो इंग्लिश से, बाद में तो हिंदी रहेगी केवल। बट वो 65 में हटनी थी इंग्लिश पूरी तरह से। बट वो 65 आने से पहले ही तमिलनाडु में वहाँ बहुत आंदोलन होने लगे। तब नेहरू ने और सब ने जो है, लाल बहादुर शास्त्री ने भी, इंदिरा गांधी ने भी, सब ने बरकरार रखा कि नहीं अभी हम ये निर्णय लेते हैं। 63 वाला एक्ट जो था उसमें मात्र इतना सा है कि आगे भी इसको इंग्लिश को चालू रखेंगे, बस इतना था। तो वैसे ही 370 का मानना ऐसा ही था कि 370 लगभग खत्म सा ही था, बस उसको बना के रखा हुआ था आर्टिकल 370 को। तो ये सरकार आई और इसने पूरा उसको खत्म में बोले नाम मात्र का भी क्यों रखना, उसको खत्म करो, नाम मात्र का रखना ही क्यों। तो अभी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अगर आप देखें तो इंग्लिश को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर कोई हटा दे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल गलत नहीं है, वो तो संवैधानिक है, क्योंकि संविधान तो बोलता ही नहीं इंग्लिश के बारे में कुछ। बल्कि मूल संविधान के समय 1950 में तो 15 साल की बात थी, वो भी काम चलाने के लिए। तो आखिर कभी न कभी तो आप पैरों पे खड़े होगे ना, कब तक बैसाखी के सहारे चलोगे। तो कहने का मतलब आत्मनिर्भर होना मतलब हिंदी पे होना। बट हिंदी में वो बोल रहे हैं कि हम हिंदी को जैसे यहाँ मेडिकल साइंस में लेके आए, वैसे हम हिंदी में स्वीकार्यता रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, वो वाली हिंदी रहेगी। यानी वही खिचड़ी वाली जो हम जिस लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, वही रहेगी। काम चलाने के लिए तो वही होगी फिर। बट वो उसके लिए इंग्लिश में, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी नहीं आती, गृह मंत्री को भी नहीं आती, वो गृह मंत्री के फ्यूचर जो लड़का है उसको भी नहीं आती, तो वो सब यही चाहते हैं कि ये हटे तो बात बने आगे, क्योंकि उसी से है, तो वो अभी उसी के पीछे पड़े। अगली बार आए तो शायद निपटा देंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को तो देखते हैं कौन कौन सी परीक्षाओं में, वो तो उनका तो है कि सारे केंद्रीय विद्यालयों की भाषा भी यही हो, IIT भी इसी में हो, IIM भी यही भाषा करे, मतलब ऑल्टरनेट के रूप में इंग्लिश बिल्कुल ना रहे, केवल हिंदी ही रहे, ये जिद है उसमें। तो अभी जो रिपोर्ट आई है, जो राष्ट्रपति के सामने पेश की जा रही है, अभी तो सदन पे आई है, सदन के पटल पे, तो उसके बारे में PDT आचार्य ने लिखा है, तो आर्टिकल पढ़िएगा जाकर के द हिंदू में। तो एक टॉपिक भी है आपके लिए, टॉपिक भी है मीडियम, इंग्लिश एज ए मीडियम इन कॉम्पिटिशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वो आपसे पूछा भी जा सकता है। अब मैं किसी को निराश नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है इंग्लिश को हटा पाना अभी, क्योंकि अधिकांश नेताओं के बच्चे और ये और वो सब तो इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं। बट सब लोग सिविल सर्विसेज में नहीं आना चाहते, सब लोग IIT IIM में नहीं जाना चाहते, कई लोग तो विदेश चले जाते हैं, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो विदेश चले जाते हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इंग्लिश वालों को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो वो है वो प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें वो कुछ भी लिखे तो भी मार्क्स मिलते हैं ये प्रॉब्लम। उसके लिए ये नहीं कि इंग्लिश में वो अच्छा लिखता है इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम मिलते हैं, नहीं, इंग्लिश में वो कुछ भी लिखता है तो वो उनको इंटेलिजेंट मानते हैं, जबकि उसका इंटेलिजेंसी से कोई लेना देना नहीं इंग्लिश का। ठीक है, कई लोग इंग्लिश मीडियम से कैरेक्टर मानने लगते हैं। मैंने पिछले शायद लेक्चर में भी बताया था कि वो बहुत कैरेक्टर वाला आदमी होगा, इंग्लिश वाला है तो मतलब बहुत ईमानदार होगा, इंग्लिश वाला है मतलब भ्रष्ट नहीं होगा, इंग्लिश वाला है मतलब झूठ नहीं बोलता होगा, जबकि इन सब चीज़ों से इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से कोई लेना देना नहीं। दोनों मीडियम में बराबर हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी एक मीडियम में कुछ भी हो सकता है। इसका चरित्र से, व्यवहार से, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन ये है। तो अभी आप फायदा उठाने के लिए अगर आप कर सकते हो तो इंग्लिश कर लो, तो फायदा उठा सकते हो, इंग्लिश मीडियम से फायदा उठा सकते हो, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला इम्प्रेस रहता है तो आपको ज्यादा मार्क्स देगा। तो जो लोग फायदा उठा सकते हैं तो उनको उठाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हम दोनों में बराबर हैं, हिंदी और इंग्लिश में, तो फिर इंग्लिश करो। जब दोनों में बराबर, तो हिंदी भी सीखना ही है तो इंग्लिश भी सीखना है, तो फिर इंग्लिश सीखो। मध्य प्रदेश के बारे में तो यही है कि दोनों नहीं आती उनको मध्य प्रदेश का बच्चा मतलब न तो इंग्लिश आती है ना ही
हिंदी आती है। तो हिंदुस्तानी में लिखता है। उन्होंने यही कहा कि हिंदुस्तानी लाना चाहते थे गांधी जी। तो ये जो हम बोलते हैं ना मुश्किल हालात हैं, ये सब ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज। आजकल भी उर्दू शब्द है, मुश्किल भी उर्दू शब्द है, हालात भी उर्दू शब्द। वर्तमान में बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, ये हिंदी है। वर्तमान में परिस्थितियां बहुत कठिन है, हिंदी ये होगी, इसे कहते हैं हिंदी। तो कितने लोग इसमें लिखते हैं, कितने लोग न्यूज़पेपर वाली लैंग्वेज जो है वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज, तो उससे काम चलाते हैं, उर्दू और हिंदी मिक्स। तो हिंदी मीडियम होना भी बहुत कठिन काम है। जैसा यूपीएससी का ट्रांसलेशन आपने देखा हो, बहुत मुश्किल है वो वाली हिंदी। अगर वो डिमांड करने लग जाए यूपीएससी वाला कि मुझे प्योर हिंदी में आंसर चाहिए, तुमने हिंदी मीडियम लिया है, तो हिंदी मीडियम वाला एक भी बच्चा सक्सेस नहीं हो सकता। वो हिंदुस्तानी में ही चेक करता है, ऑफिशियली वहां हिंदी लैंग्वेज लिखी है, लेकिन वो हिंदुस्तानी चेक करता है, क्योंकि उसको भी हिंदुस्तानी आती है, उसको भी हिंदी नहीं आती है चेक करने वाले। बाकी प्री का पेपर देख के देख लो, हिंदी वाले सारे इंग्लिश में देख करके फिर आंसर निकालते हैं। प्योर हिंदी में देख करके कोई भी हिंदी मीडियम का व्यक्ति पास नहीं हो सकता, प्री भी पास नहीं हो सकता। 100 प्रश्न है तो कम से कम वो 70 प्रश्नों को इंग्लिश में जाके देखता है, और इंग्लिश में जाके उसको समझ में आती है कि प्रश्न क्या है। प्योर हिंदी में समझता है क्या? नहीं समझता, बहुत मुश्किल है। कई शब्द तो वो पहली बार परीक्षा हॉल में ही सुनता है वहीं देखता है कि अच्छा ये मतलब हिंदी है, तुम ही ने लिया ना भैया हिंदी मीडियम। यही हालात इंग्लिश वालों के साथ भी है, खास करके मध्य प्रदेश। पहली बार वो इंग्लिश को वहां पहली बार देखते हैं इंग्लिश में भी कुछ शब्दों को, और वो हिंदी में जाकर 30 प्रश्नों को 25 प्रश्नों को वो भी इंग्लिश हिंदी में जाकर के देखते हैं जब उनको समझ में नहीं आता तो। और जो ऐसा देख लेते हैं वो सबसे ज्यादा सेलेक्ट भी होते हैं। उसमें देख लेने में बुराई नहीं है, सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, हमको सिलेक्शन चाहिए। हिंदी देख के हुआ, इंग्लिश देख के हुआ, उससे कोई लेना देना। तो कुछ भ्रांतियां मिटी, जो सामान्य भ्रांतियां हैं सिविल सर्विसेज के बारे में। मैं चाहता था कि बहुत समय हो गया, थोड़ा सा मोटिवेशन भी आएगा, और हमने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है पिछले 27 ईयर से, इसलिए आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है परीक्षा, पूरे दावे के साथ बता रहे, और हम तो यूट्यूब पे डालते हैं, कोई गोपनीय चीज नहीं होती। और आप पुराने हमारे 4-5 साल पुराने लेक्चर सुनोगे तो उसमें भी लगभग यही बातें होंगी, ठीक है, ऐसे ही बताया हुआ है, कोई नया नहीं है, ठीक है। बाद में भी बताएंगे तो यही बताएंगे। तो ये अनुभव है, इसका फायदा उठाइए, ठीक है। चलिए हमारे होमवर्क की तरफ भी चलें, क्योंकि इस बार शायद ज्यादा होमवर्क नहीं मिला। तो ज्योग्राफी तो अब आप थोड़ा सा देखिए, आपके भरोसे है, इसको सब लिस्ट बनाई है, लिस्ट तैयार हो गई होगी मुझे लगता है अच्छी खासी। 75 रामसर साइट हो गई कि नहीं, 100 नेशनल पार्क बोले थे वो लगभग हो गए। एंडेंजर्ड स्पीशीज भी इसी में जोड़ लेना। इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे तब भी रिवाइज कराएंगे आपसे। चलिए अब हम ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं, जो हार्डकोर ज्योग्राफी है उसकी बात करते हैं। तो एक सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा जियोलॉजिकल टाइम टेबल। आप लोग जियोलॉजिकल टाइम टेबल जो है जरूर तैयार करें। भूवैज्ञानिक समय सारणी अगर आपने पहले नहीं की है तो नए सिरे से बनाइए उसको। भूवैज्ञानिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम टेबल। क्योंकि पृथ्वी का इतिहास जब आप देखेंगे तो ब्रह्मांड के इतिहास से जुड़ेगा, यूनिवर्स से जुड़ेगा। वाकई में तो हम लोग मनुष्य के इतिहास की बात करते हैं, जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो मनुष्य के इतिहास की। तो मनुष्य का इतिहास पृथ्वी के इतिहास से जुड़ा हुआ है, और पृथ्वी का इतिहास जो है अकेला नहीं है। पृथ्वी का जन्म और पूरे सौरमंडल का जन्म साथ ही में हुआ है। तो सूर्य से निकला, सूर्य ज्यादा पुराना, पृथ्वी उसके बाद की है, ठीक है। तो जब हम बिग बैंग की बात करते हैं, और क्या देखा जाए तो बिग बैंग में जब हम
बात करते हैं तो पूरा सौर मंडल और गैलेक्सीज और उन सब की जो बात करते हैं तो उन सब का दो तरह से विकास बताया गया है। एक तो इवोल्यूशनरी है और एक आकस्मिक हुआ है, अचानक से जो विकास हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस, विकास हुआ, धीरे 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 इसका विकास हुआ, लेकिन इसकी संभावना कम। हमारा ऋग्वेद भी इसके बारे में बात करता था। भारत एक खोज के शुरू में जो कुछ कविता बोली जाती है तो वो वही ऋग्वेद का मंत्र था कि पृथ्वी का कौन है कर्ता, ये ब्रह्मांड कहां से आया, इसके पहले क्या था, शून्य बिंदु था। छोटे से बिंदु में विस्फोट से ये चीज बनी है, पूरा ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड उसी से निकला है। सिंगुलरिटी सिद्धांत में सबसे पहले क्या जाता है, सिंगुलरिटी। और वहां जो एक बिंदु था उसके पहले क्या था, बिंदु से पहले कौन था। तो जब हम कबीर का साहित्य पढ़ते हैं तो नाद बिंदु जो बोलता है, और जो हमारे ऋग्वेद में जो बिंदु है, शून्य भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, वो बोलता है ना शून्य भी नहीं था। तो शून्य मतलब सिंगुलरिटी, वो शून्य, वो भी नहीं था। तो वो तो कोई नहीं जानता, वो उसमें यही बोलते हैं ना कि नहीं है कोई जानता, कि उसे कोई नहीं जानता, ना साइंस जानता है ना अध्यात्म जानता है। तो ऋग्वेद तो काफी हद तक साइंस के साथ ही चलता है। इसलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें तो आप ऋग्वेद और उपनिषदों में जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हम शैव, शाक्त, वैष्णव ये थोड़ा नीचे ले आते हैं, थोड़ा और नीचे। उसको सेक्ट, हिंदू धर्म को सेक्ट बनाने में नीचे आना पड़ेगा, लेकिन वो चूंकि सेक्ट है, हिंदू सेक्ट है, हिंदू धर्म ही नहीं है, बल्कि हिंदू एक लाइफ स्टाइल है, जो सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि हिंदू एक लाइफ स्टाइल है। बट जब आप दयानंद सरस्वती को बोलते हो कि वेदों की ओर लौटो, तो वो तो काफी हद तक साइंटिफिक बात करते थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद भी आपको वेदों की तरफ ले जाते, उपनिषदों की तरफ, वेदांत, वो वेदांत की बात करते। तो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म, उसको सामान्यतः हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। हमारे जो एंशिएंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट है वो सब साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म जैसा ही है, क्योंकि वहाँ स्पिरिचुअल और साइंटिफिक थ्योरीज आपस में जाके मिल जाती है। बिग बैंग की थ्योरी में जो सिंगुलरिटी है वो वही है जो ऋग्वेद के मंत्र में है। वहीं से, महाविस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यूनिवर्स, 100 to 400 मिलियन गैलेक्सीज, 100 to 400 मिलियन गैलेक्सीज। और एक एक गैलेक्सी में 100 to 400 मिलियन स्टार्स। तो कभी आप YouTube पे वीडियो देखेंगे तो बहुत ही घुमा देने वाला ब्रह्मांड। थोड़ा सा जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वो टेक्निकल नामों के साथ में, और टेलीस्कोप और जो तमाम जो यूनिट्स हैं उन सबको वो स्पेसिफिक तरीके से बताते हैं। बस ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो हम थोड़ा जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करते हैं। हमारा उद्देश्य उन यूनिट्स और उन फार्मूलाज और उन थ्योरीज में नहीं रहता। तो जब आप हिस्ट्री में यूनिवर्स पढ़ते हैं, तो जब आप फिजिक्स में यूनिवर्स पढ़ते हैं तो ज़्यादा साइंटिफिक और वो सब यूनिट्स और उनको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। और कई सालों की दूरी लग जाएगी, कई सालों की, मिलियन ईयर्स में चला जाएगा, मिलियन ईयर्स, कई लाख साल से प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश हम तक पहुंच रहा है। तो दूरी बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्पीड ही बहुत ज्यादा है लाइट की। और इतनी ज्यादा स्पीड के साथ यदि, और इस वेलोसिटी से अगर वो इतने सालों पहले से आ रहा है तो हम तक पहुंच रहा है,
इसका मतलब दूरी बहुत ज्यादा है। तो आपका सिलेबस यहीं से शुरू होता है, यूनिवर्स से। तो इस सप्ताह पूरा यूनिवर्स को दीजिए, खास करके हमारे सोलर सिस्टम को दीजिए। हमारे सोलर सिस्टम में से निकले हैं ये सब, हमारे सोलर सिस्टम का भाग है, उसी से निकले हैं, सूर्य से। और बाहर निकलने के बाद में उन्होंने उसी सूर्य का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तो इनको हम प्लेनेट कहते हैं। तारे और भी हैं, लेकिन तारे दूर हैं। नजदीकी तारे हैं कुछ, लेकिन तारे बहुत दूर हैं। तो कौन है ये? प्लेनेट, जिनमें अभी भी सूर्य के जैसी गर्मी है, उनके कोर में उन्होंने वही वाली गर्मी अभी भी बचा के रखी हुई। अगर हम कोर तक जाएंगे तो लगभग वही टेम्परेचर होगा जो सूर्य की सतह का टेम्परेचर है। इसका मतलब पूरी तरह से ठंडा नहीं होगा। सूर्य ने अभी तक अपना जीवन काल जितना लिया है, उससे भी ज्यादा जीवन काल अभी उसका बाकी है। बड़ा ही रोचक भाग है। तो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब को इस्तेमाल करिए, सूर्य के ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। सूर्य की सतह, सूर्य का आंतरिक भाग, सूर्य का एटमॉस्फेयर। जैसे हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर होता है, वैसे सूर्य का भी एटमॉस्फेयर होता है। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, ये उसके एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, सूर्य का एटमॉस्फेयर। तो आप लिखिए, सूर्य के भी अंदरूनी भाग को, जो इंटरनल पार्ट है बिल्कुल सेंटर में, उसको कोर कहते हैं। ठीक है। तो कन्वेंशनल जोन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन। यस, ऊर्जा। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य में होने वाली संलयन प्रक्रियाएं क्या हैं? सोलर विंड्स क्या होती हैं? तो सूर्य की सतह से सोलर विंड्स चलती हैं और बहुत तेज चलती हैं, बहुत गर्मी होती है सोलर विंड्स, सौर हवाएं। इसी वजह से बुध का जितना भी, बुध जो है मरकरी, वो बहुत नजदीक में है, तो उसका पूरा वहां की हवा वगैरह सब जल गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो वहां एटमॉस्फेयर जैसा कुछ बचा नहीं, क्योंकि सोलर विंड्स। वीनस में नहीं बचा, जबकि पृथ्वी और मार्स के पास अभी है। तो चूंकि ये क्लास में से केवल खड़े रह करके तो नहीं पढ़ाया जा सकता, डेफिनेटली इसके लिए ऑडियो विजुअल लगता है थोड़ा सा, जब तक हम आपको, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इसको पढ़िएगा। अभी अभी जितने भी टेलीस्कोप छोड़े गए हैं, जितने भी मिशन हैं, सोहो मिशन है, हमारा आदित्य L1 है सूर्य की स्टडी के लिए। तो सूर्य की स्टडी के लिए नासा क्या कर रहा है, इसरो क्या कर रहा है, स्टडी कहाँ तक पहुंची है, सूर्य के सतह के बारे में क्या वैज्ञानिक नई चीजें जानते हैं, मानते हैं, सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, सन स्पॉट्स क्या है, सौर कलंक, सौर बिंदु, सौर धब्बे, उनको कुछ लोग सौर कलंक लिखते हैं, सौर धब्बे लिखते हैं। तो सूर्य से शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल होने का यूनिट्स में और डेफिनेशंस में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपल चीजें पढ़ना बहुत जरूरी, बेसिक चीजें पढ़ना बहुत जरूरी। सूर्य का डायग्राम और ये सब बनाना पड़ेगा आपको, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सूर्य का डायग्राम वगैरह कुछ नहीं, लेकिन आपको इंटरनल स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर को ऐसे कट लगा करके ऐसे दिखाना आना चाहिए। बीच में गोला बना के आप लिख दें कि ये सन है, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि इसमें वो सन जैसा वो कुछ दिख नहीं रहा। कोरोना क्यों नहीं बनाया? कोरोना वायरस वहीं से नाम आया ना, क्योंकि उसकी रेज सूर्य की इसी तरह से निकलती। तो कोरोना में भी स्पाइक निकला होता है, स्पाइक प्रोटीन जो था, तो इसलिए उसी से कोरोना उसी से पड़ा है, सूर्य से, सूर्य के सबसे आउटर मोस्ट
जो फोटोस्फीयर के बाद क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर के बाद कोरोना, उसी से नाम पड़ा था। तो चूंकि कोरोना नाम भी पड़ा है, कोरोना को लोग इस तरह से बात भी करते हैं। सूर्य ग्रहण होता है, उसकी प्रक्रिया, सूर्य ग्रहण क्या होता है। इस बार सूर्य ग्रहण लगभग हर बार ही होता है सूर्य ग्रहण, लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण दिवाली पे पड़ा था तो खूब चर्चा में था, तो शायद सोलर एक्लिप्स से क्वेश्चन आया। सूर्य को क्यों नहीं देखना चाहिए, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए सूर्य, तो ये सब सामान्य समझ है, एक ग्रेजुएट आदमी को ये सब समझ होनी चाहिए। तो कौन सी किरणें निकलती हैं, तो सौर धब्बे, सन स्पॉट्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। मिनिमा और मैक्सिमा बोलते हैं, जब ज्यादा होते हैं तब मिनिमा मैक्सिमा, और कम होते हैं तब मिनिमा। तो मिनिमा कब होता है, मैक्सिमा कब होता है, तो ये निकालिए, उसका पूरा एक साइकिल है, ठीक है, सन स्पॉट्स। तो सन स्पॉट साइकिल, ऑब्जर्वेटरीज के बारे में बात करिए, नासा की प्रोग्रेस बताइए। फिर आइए प्लैनेट्स में। प्लैनेट्स को जितना वीडियो आप देखें, कम से कम 10 से 15 वीडियो देखें प्लैनेट्स के ऊपर, प्लैनेट्स के रोटेशन पे, रिवॉल्यूशन पे, उनके स्ट्रक्चर पे। तो दो तरह के प्लैनेट्स आपको, विभाजन तो कई तरह से किया जाता है प्लैनेट्स का, लेकिन दो बड़े विभाजन जो माने जाते हैं वो, एक है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और एक है जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वो है जो सूर्य के बहुत नजदीक है, सूर्य के नजदीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, अर्थ लाइक प्लैनेट, इसलिए उसका नाम है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट है वो गैसियस प्लैनेट है, सूर्य से दूर है, तो सूर्य की गर्मी से इतने दूर हैं कि वो सारे ठंडे प्लैनेट हैं, चारों प्लैनेट बहुत ठंडे हैं। जुपिटर लाइक प्लैनेट है, इसलिए जोवियन प्लैनेट। गैस के बने हुए, उनके एटमॉस्फेयर में ठोस स्थल आकृति नहीं मिलेगी। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जोवियन प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट, ठंडे प्लैनेट। इसलिए इनके ज्यादा चंद्रमा है, यहाँ गिने चुने चंद्रमा है। शुरू के दो के तो चंद्रमा भी नहीं है, केवल मार्स के दो हैं और अर्थ का एक है। तो सूर्य के नजदीक होने से चंद्रमा भी नहीं मिलेंगे, सैटेलाइट नहीं होते, उनको चक्कर लगाने वाले नहीं होते। दूर जाने वालों के चंद्रमा होते हैं और ज्यादा होते हैं, बड़ी संख्या में सैटेलाइट्स होते हैं जो उनके चक्कर लगाते हैं। अभी सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके पास है? सैटर्न के पास 82, 83। अब जुपिटर के पास में कितना है? 80, अभी कम है। दोनों का कंपटीशन चलता रहता है, नया नया खोज होता रहता है सैटेलाइट। तो रिसेंट जो है वो सैटर्न इन दिनों में 83 है, पहले वो सेकंड था, फर्स्ट जुपिटर, अब वापस वो आगे बढ़ गया। ठीक है, तो एक रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों लिखिएगा तुलनात्मक अध्ययन में, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन अपनी जगह पर घूमना, रोटेट होना, और रिवॉल्यूशन पूरा चक्कर लगाना, सूर्य के चक्कर लगाना। तो अपनी जगह पर घूमते हुए चक्कर लगा रहे हैं। खुद की जगह पर घूमते हुए चक्कर लगाना, कथक में होता है ना, आदमी एक जगह पे नहीं रहता और खुद भी घूमता रहता है, खुद भी घूमता रहता है, खुद भी रोटेट होता रहता है और पूरे स्टेज का भी चक्कर लगा देता है।
तो वैसा एक रोटेशन एक रिवॉल्यूशन, दोनों की स्पीड, तो रोटेशन भी चेंज होता रहता है। दूर वाले थोड़ा तेज घूमते हैं, इसलिए सैटर्न में रिंग्स हैं वायुमंडल की वजह से, और नजदीक वाले धीमे घूमते हैं, स्पीड। तो स्पीड भी चेंज हो जाती है दोनों की। तो इस तरह के टेबल बना लीजिएगा, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट और जोवियन प्लेनेट में क्या डिफरेंस है। उन चारों को अलग रखेंगे, इन चारों को अलग रखेंगे। तो 8 ग्रहों की लैंग्वेज डेफिनेशन को कंप्लीट करने वाले 8 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अकॉर्डिंग प्लूटो ने अपना ग्रह का दर्जा खो दिया, ड्वार्फ प्लेनेट, उसको ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। तो प्लूटो ने दर्जा इसलिए खोया क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी को ग्रह होने के लिए, तो वो कि अपने आसपास की खुद की जो है कक्षा में किसी दूसरे की मौजूदगी नहीं हो। जैसे एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, वैसे ग्रह जो है उसके आसपास कोई दूसरा ग्रह ना, मतलब आपका इतना ग्रेविटेशनल होना चाहिए कि आप उसको अपने, अगर किसी की उपस्थिति है तो उसको सैटेलाइट बनाने की ताकत रखते हो, उसको अपने चारों ओर चक्कर काटने के लिए मजबूर कर दें। जैसे पृथ्वी का चक्कर काट रहा है चंद्रमा, तो सैटेलाइट जो है उस ग्रह का चक्कर काटते हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट बन गए हैं, उसके सुजरेंटी स्वीकार कर लिया उनकी सोवरेंटी नहीं है, उनकी खुद की कोई संप्रभुता नहीं है। उन्होंने एक तरह से अपने आप को स्वीकार कर लिया है कि आप डॉन जो होता है उस इलाके का, तो वो किसी दूसरे को डॉन नहीं बनने देता, ठीक है ना। तो प्लूटो में ये ताकत नहीं मानी गई, इस वजह से प्लूटो को बाहर किया गया। आपकी खुद की कक्षा होनी चाहिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की भी आपकी खुद की कक्षा होनी चाहिए, और आपकी हाइड्रोस्टेटिक मेंटेन करने की, और किसी को भी एक्सपेल करने की, और किसी को भी अंदर खींच लेने की ताकत होनी चाहिए ग्रह में। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी खुद की टेरिटरी होनी चाहिए, मतलब आपकी टेरिटरी में कोई दूसरा एंटर नहीं कर सकता, साझा नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तो उस डेफिनेशन की वजह से, तीसरे वाले पॉइंट की वजह से उसको प्लूटो को बात, तो पढ़ लीजिएगा कि प्लूटो अब ग्रह क्यों नहीं है। तो अब नवग्रह नहीं है, अष्टग्रह है। अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो अभी 9 ग्रह हैं। हमारे इंडियन स्पिरिचुअलिज्म, इसमें भी, रिलीजन में भी अभी 9 ग्रह पूजा करते हैं, हम 9 ग्रह बनाते हैं। 8 या 8.5 बनाना शुरू नहीं किया हमने, ठीक है, अभी उसमें वही है, लेकिन साइंस के हिसाब से थोड़ा चेंज हो गया। तो क्षुद्र ग्रह और भी हैं, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्षुद्र ग्रह हैं, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट्स कौन कौन है, किस किस को दर्जा मिला हुआ है, तो इन सबको पढ़िए। ब्रह्मांड के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड, तो एक कुइपर बेल्ट और एक एस्टेरॉइड बेल्ट, दोनों को थोड़ा अच्छे से याद करिए। मार्स के पास में एस्टेरॉइड बेल्ट मिलेगा आपको। अधिकांश एस्टेरॉइड जो हैं 1 मीटर से बड़े टुकड़े, बिग बैंग के टाइम से लेकर अभी तक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर अभी तक, बहुत लाखों की संख्या, मिलियंस की संख्या में आपको टुकड़े मिलेंगे, जिनमें प्लेनेट बनने की ताकत नहीं थी, ना ही सैटेलाइट बनने की ताकत थी। ना तो वो किसी के सैटेलाइट बन पाए, ना ही वो प्लेनेट बन पाए, बट वो मौजूद तो है, एस्टेरॉइड बेल्ट। और ऐसे एस्टेरॉइड वो भी चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का, वो भी चक्कर लगा रहे हैं। तो 1 मीटर से ऊपर के जो होते हैं वो ऐसे टुकड़े क्या कहलाते हैं, एस्टेरॉइड। छोटे वाले मीटियोर कहते थे, उल्का।
उल्का पिंड। एस्टेरॉइड आएंगे तो थोड़ा सा ताकत के साथ आते हैं। एस्टेरॉइड भी आते हैं तो कई बार जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में आकर के खत्म हो जाते हैं। तो पृथ्वी के वातावरण में आकर के उनमें आग लग जाती है फ्रिक्शन की वजह से। बट जो उनमें नहीं लग पाती है तो वो फिर नीचे तक आते हैं, जलते हुए नीचे तक आते हैं, और नीचे आकर के जो बुझ जाते हैं, चट्टान के रूप में गिरते हैं, उनको हम लोग, छोटे वालों को जो होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, उनको हम मीटियोराइट कहते हैं। तो एस्टेरॉइड कई बार हुआ है। एस्टेरॉइड के गिरने से ही लोनार लेक बनी है महाराष्ट्र की। एस्टेरॉइड के गिरने से, बहुत बड़ा एस्टेरॉइड गिरा था, तो आप जानते हो मास एक्सटिंक्शन हुआ था डायनासोर के टाइम। तो सारे डायनासोर खत्म ही एस्टेरॉइड की घटना से ही हुए। तो मास एक्सटिंक्शन तक हो सकता है एस्टेरॉइड यदि पृथ्वी से टकराते हैं तो सब कुछ अस्थिर है। लेकिन कब टकराएंगे, कैसे टकराएंगे, क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा स्टडी नहीं है। लेकिन अभी नासा ने और इनने कुछ कोशिश की है कि ऐसे एस्टेरॉइड यदि पहले से जिनका पता है पृथ्वी की तरफ आते हुए अगर दिखाई दे रहे हैं तो उनको हवा में ही उनको डिस्ट्रॉय या छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, ताकि कम से कम नुकसान हो। पृथ्वी के तरफ आते हैं तो बहुत स्पीड होती है ना, उस स्पीड से आएंगे तो छोटा सा टुकड़ा भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। बड़े भूकंप और ज्वालामुखी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, लावा निकल सकता है। तो मालवा का पठार पूरा उसी एस्टेरॉइड की देन है, लावा निकला था। आज उसी पे हम लोग गेहूं उगा रहे हैं, सीहोर का गेहूं ठीक है, विदिशा का गेहूं, ये वही है शरबती जो आप लोग खाते हैं, ये वही है, एस्टेरॉइड की देन। तो एस्टेरॉइड के टुकड़े, मेटियोराइट, मेटियोर, ये सब जो चीजें हैं, कॉमेट, कॉमेट थोड़ा अलग है, वो फिर देख लीजिएगा। तो ये सब बनाई है, इसका नोट्स बनाई है, जाकर के पढ़िए। बड़ा सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग वीडियो देखेंगे तो सब चीजें आ जाएंगी। मैंने थोड़ा परिचय देने की कोशिश की है, इंटरेस्ट जगाने की कोशिश की, इतना ही कुछ कर सकता हूं मैं यहाँ, ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस बार का सौर मंडल में रहिए, सौर परिवार को जानिए, सारे ग्रहों को जानिए। उधर मत चले जाना ज्योतिषी वालों के उधर, उससे कुछ नहीं होता जाता, वो सब बकवास है, फालतू बात है। ठीक है, ग्रह नक्षत्र खुद के खुद ही ठीक करने पड़ते हैं। ठीक है, पूजा पाठ से नहीं होता, अंगूठियां पहनने से नहीं होता, बकवास चीज है। हमारे गुरुजी ने साफ साफ कहा, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप, हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। आलस्य करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो भाग्य बिल्कुल साफ साफ है और पढ़ लिख जाएंगे और बहुत मेहनत करेंगे तो भी भाग्य क्लियर है। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं होता, कोई मदद नहीं कर सकता। प्रार्थनाएं हमारा दिमाग ठीक रखती हैं, बस ये दिमाग खराब नहीं होने देता, और एडवर्स कंडीशन में भी हमको हिम्मत देती हैं। तो प्रार्थना की शक्ति अलग चीज है। ईश्वर को दो तरीके से, कामना के साथ मानना और बाद में गाली देना, कामना पूर्ति ना हो तो, ये बड़ा स्वार्थ और टुच्चा संबंध है ईश्वर के साथ। आपके माता पिता आपको पैसा नहीं देते हैं तो भी धन्यवाद के पात्र हैं, तो भी आप पैर छूते हैं। आपके मुताबिक सहयोग नहीं करते हैं तो भी आप पैर छूते हैं, धन्यवाद देते हैं। ठीक, ईश्वर का कंसेप्ट भी ऐसा ही है। ईश्वर हमेशा धन्यवाद का पात्र है, प्रकृति हमेशा धन्यवाद का पात्र है, सूर्य हमेशा धन्यवाद का पात्र है, चाहे उस दिन बादल आ गए। इन सबकी स्तुति होनी चाहिए, सबको धन्यवाद दिया जाना चाहिए, सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और सबकी इज्जत करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, चाहे कुछ दें चाहे न दें। क्योंकि इन्होंने पहले से ही, सूर्य ने उग करके ही इतना एहसान किया हुआ है, फोटोसिंथेसिस होता है, हम खाते ही वही हैं जो सूर्य से पैदा होता है। अब अलग से सूर्य से क्या चाहिए। तो भगवान जो है वो हमेशा धन्यवाद के पात्र हैं, हमेशा पूजा के पात्र हैं, हमेशा स्तुति के पात्र हैं, हमेशा उनका मंत्रोच्चार होना चाहिए, किसी अपेक्षा में नहीं होना चाहिए कि हमारी कामना ये है तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारा ये कर दोगे तो हम फलाना कर देंगे, आप अगर ऐसा करोगे तो तुम व्रत करो, चाहे मर जाओ चाहे जिंदा रहो, भगवान को क्या फर्क पड़ना। सब ये सब हमारे मन को बहलाने की चीजें हैं।
ईश्वर को बिना किसी विकल्प के, उनको आप ऑप्शन मत दो ABCD आप तो उनकी इज्जत करो, बस बात खत्म। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो, बिना किसी शर्त के, बिना शर्त के, बोलते हैं ना अनकंडीशनल। अनकंडीशनल लव होना चाहिए आपका ईश्वर के साथ, कोई कंडीशन बीच में नहीं होनी चाहिए। इसको अध्यात्म कहते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा अंगूठियों का और ऐसे ताबीज का और डोरा डोरी जो बना के गले में बांधते हैं, हाथ में बांधते, इन सब की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अनकंडीशनल लव है, जो मीरा का था, जो कबीर का था। और उसके लिए मूर्तियों की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए मंदिर की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसमें ईश्वर खुद ही आते हैं, साथ में भोजन करते हैं। भाव की बात, भावनाओं से होता है, ठीक है। ईश्वर खुद तलाशते हैं ऐसे भक्तों को जिनकी भक्ति का स्तर वो उस लेवल का होता है। बाकी तो मंदिर में बैठे हुए आदमी भी वो कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। तो कृपा जो है ईश्वर की इस तरह से इन वस्तुओं से नहीं मिलती, जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, फलाने दिन लाल कपड़ा पहनने से, पहनाने से, इन सब से नहीं होता। इतना मामूली और इतना सस्ता और इतना कम दिमाग का ईश्वर नहीं है जो इन चीजों के चक्कर में आएगा। उसको संसार का संचालन करना, कपड़ा तो कई मीटर वैसे ही ले सकता है, पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाला इतनी तुच्छ चीजों में नहीं उलझेगा। बहुत पावरफुल है, उसके बाद सब कुछ है। आपको बस अपने आप को उसके सिद्धांतों के हिसाब से ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ईश्वर सिद्धांत का नाम, विचार का नाम। तो अपने विचार और सिद्धांत ठीक रहेंगे तो ईश्वर की कृपा अपने आप आ जाएगी। और ईश्वर की कृपा क्या होती है? ईश्वर की कृपा यही है कि आप अपना दिमाग ठीक रखें, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, उसको माने और ठीक पर चलें और गलत का रास्ता छोड़ें। सफलता अपने आप मिल जाएगी। यही ईश्वर है, ठीक है। अंगूठी बने, आप दिन भर गलत कर्म करते रहे तो जेल जाएंगे, अंगूठी नहीं बचा सकते आप अंगूठी से नहीं। मर्डर कर दिया तो पुलिस आपको ढूंढेगी 302 में। अंगूठी पहन के बैठ जाओ तो आपको लगता है हम थाने के सामने से गुजरेंगे अंगूठी पहन के, तो एक बार घूम आइए मर्डर करके अंगूठी पहन के। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं ये कम, जो जिनका मनोबल कम होता है उनको थोड़ी सांत्वना देने के लिए होता है कि इससे आपको सपोर्ट मिलेगा। तो कमजोर मन वाले, कमजोर दिल वाले लोगों को हल्का सा सपोर्ट महसूस होता है, बट उसके साथ कर्म तो अच्छा करना पड़ेगा ना, कर्म तो अच्छा करना ही पड़ेगा। थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा चाहे, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो मुकाबला अच्छे से करते हैं। बहादुर लोग अच्छे से मुकाबला करते हैं, वो इन टोटकों में नहीं उलझते। वो जानते हैं कि ईश्वर से हमारा संबंध जो है वो डायरेक्ट है, इसमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। और हम अपने सिद्धांतों और विचारों पर टिके रहेंगे तो फिर उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सौर मंडल पढ़ा रहे हैं तो ये क्लियर हो जाए, ठीक है। बृहस्पति, जुपिटर, गुरु, किसी का गुरु प्रबल होता है, किसी का फलाना मंगल प्रबल होता है, किसी का शनि हो जाता है। और यहाँ उनको समझ में आता है इतनी दूर नासा को नहीं आता है, उनको जल्दी समझ में आ जाता है। इतना आसान नहीं, उनके खुद के हालात खराब हैं। जो पुत्र रत्न की बात कर रहे हैं उनके खुद के 3-3 लड़के हैं तो वो कैसे होगा? मंत्र अगर ठीक से पढ़ा होता तो आपके लिए पढ़ेगा, तो खुद के लिए नहीं पढ़ लेता। सबकी हालत खराब है, अधिकांश लोग खराब है। तो कई लोग क्या होता है कि जब सिलेक्शन नहीं होता 1-2 साल तो चंगुल में आ जाते हैं, सोचते हैं इन दिनों में वाकई में कोई पूजा पाठ की जरूरत है पूजा पाठ की नहीं, ढंग से नोट्स बनाने की जरूरत है, सही से पढ़ाई करने की जरूरत है, ठीक है। पूजा पाठ की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, हो भी गया शांति।